एवरीवन। तो अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे सिलेबस में फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जो लिटरेरी पीरियड्स दिए हुए हैं, रेनेसा, मेटाफिजिकल, जैकोबियन, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड्स हमको डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेनेसा पीरियड। रेनेसा पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 1500 से लेकर के 1660 तक ये चलता है। रेनेसा का मतलब क्या होता है? रीबर्थ यानी पुनर्जन्म। इट वॉज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक अवेकनिंग इन द यूरोप आफ्टर अ लॉन्ग डार्कनेस ऑफ द मिडिल एजेस। मिडिल एजेस है ना, 14th और 15th सेंचुरी से जो पहले का टाइम है ना, वो मिडिल एजेस के लिए जाना जाता है। इसको डार्क एज भी कहते हैं। इट ब्रॉट अ न्यू थिंकिंग वेयर मैन, नेचर एंड रीज़न बिकेम इम्पोर्टेंट। जब रेनेसा आया तो इससे क्या हुआ कि एक जो वेयर मैन, जो आदमी है, नेचर है, प्रकृति है, और जो रीज़न है ना, इनकी जो जगह थी ना, वो इम्पोर्टेंट हो गई। ये कब आया? 14th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी, यानी 1500 से लेकर के 1660 तक ये चला। अब ये शुरू कहाँ पे हुआ था? ये इटली में स्टार्ट होता है 14th सेंचुरी में। देखो, ये मैप के थ्रू समझते हैं। ये है इटली, ठीक है। यहाँ पे किसकी शुरुआत होती है? रेनेसा की शुरुआत होती है 14th सेंचुरी में। फिर अब ये यहाँ से कहाँ पहुँचता है? फ्रांस में पहुँचता है। किस सेंचुरी में? 15th सेंचुरी में। 15th सेंचुरी में फ्रांस। फिर 16th सेंचुरी में ये इटली से कहाँ पहुँच जाता है? ये जो रेनेसा है 16th सेंचुरी में इंग्लैंड। और फिर ये रेस्ट ऑफ यूरोप है, इसमें कहाँ फिर फैल जाता है? 16 से 7th सेंचुरी में ये फैल जाता है। अब जो इटली है ना, ये देखो इटली के मेन 4 सेंटर्स होते हैं: फ्लोरेंस, रोम, वेनाइस और मिलान। यहाँ पे किसका? रेनेसा का जन्म होता है, यानी पुनर्जागरण शुरू होता है यहाँ पे। अब देखो, कारण क्या थे इसके शुरू होने के? जो रिवाइवल था ना, ये रेनेसा, इसके शुरुआत के जो कारण क्या थे? पहला कारण था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। 1453 में जो ग्रीक स्कॉलर्स थे ना, वो इटली आते हैं विद एंशियंट बुक्स। अब देखो, ग्रीक स्कॉलर्स थे, देखो ग्रीक यहाँ पे है, ये ग्रीस है इधर की तरफ, ये ग्रीस है इधर, हाइड हो गया इससे। यहाँ से कुछ स्कॉलर्स आते हैं कहाँ पे? इटली में। और किसके साथ में आते हैं? बुक्स लेकर आते हैं अपने साथ में। कॉन्स्टेंटिनोपल का जो फॉल होता है, फिर उसके बाद में वो इधर की तरफ मूव करते हैं, इटली पहुंचते हैं। इटली में वो जो स्कॉलर्स होते हैं वो अपने साथ में, अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनके हाथ में तो किताबें ही होंगी, तो वो अपनी बुक्स के साथ में यहाँ इटली में आ जाते हैं। रिवाइवल ऑफ ग्रीक रोमन नॉलेज। अब देखो, ये क्या है? ग्रीक, ये क्या है? रोम। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। तो इन दोनों के जो मिक्सचर से जो लिटरेचर डेवलप हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीक रोमन। और जो नॉलेज है उसको ग्रीक रोमन नॉलेज। ओल्ड राइटिंग्स लाइक एरिस्टोटल, प्लेटो और सरको, ये यहाँ पे इसको डिस्कवर करते हैं। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड वेल्थ। इटालियन सिटी स्टेट्स बिकेम रिच थ्रू ट्रेड। अब क्या है? जो इटली है ना, यहाँ से क्या है? ट्रेड स्टार्ट हो गया। अगर ट्रेड स्टार्ट हुआ तो जैसे पोलैंड, जर्मनी, इधर ट्रेड स्टार्ट हुआ। अब ट्रेड स्टार्ट होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इससे क्या है? यहाँ के लोग क्या हो गए? अमीर हो गए। फिर क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना होती है 1450 में। बुक्स बिकेम चीपर एंड नॉलेज स्प्रेड फास्ट। अब क्या है? बुक्स की जो प्राइस थी वो सस्ती हो गई, और नॉलेज क्या है? बहुत रैपिडली क्या है? फैलने लगी। ह्यूमनिज्म यानी फोकस जो शिफ्ट हुआ ना, पहले लोग गॉड को ही मान रहे थे, लेकिन फोकस कहाँ शिफ्ट हो जाता है? मैन की तरफ। पीपल स्टार्टेड वैल्यूइंग ह्यूमन रीजन्स एंड इंडिविजुअल टैलेंट। आई होप ये समझ में आया होगा। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, और इसी टाइम पे क्या है? नए नए देशों की डिस्कवरी होती है, जैसे वास्को डी गामा है और क्रिस्टोफर कोलंबस है, ये क्या है? डिस्कवरी करते हैं। न्यू लैंड्स एंड आइडियाज़ ओपन द माइंड ऑफ पीपल। अब ये आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, या कन्फ्यूजन हो जाता है, ये ग्रीक है क्या है, रोम क्या है। देखो, इटली की कैपिटल रोम है, तो यहाँ से रोम कल्चर निकलता है। ये ग्रीस है इधर की तरफ, तो इधर यहाँ से ग्रीस से लोग इटली आए, इटली से फिर ये फ्रांस में पहुँचा, जर्मनी में पहुँचा, इंग्लैंड में पहुँचा। इस तरीके से क्या है? जो रेनेसा है उसका डेवलपमेंट होता है। देखो, रेनेसा स्टार्ट कैसे हुआ? मिडिल एजेस में 14th सेंचुरी से पहले क्या था? जो यूरोप था ना,
वो चर्च के कंट्रोल में था, यानी चर्च की सुप्रीमेसी ज़्यादा थी गॉड की। तो थियोसेंट्रिक से, जो गॉड से हम कहाँ की तरफ शिफ्ट हुए, ह्यूमन की तरफ। फिर लेकिन क्या हुआ, एजुकेशन, साइंस एंड आर्ट वर लिमिटेड थी। पीपल फॉलोड ओल्ड ट्रेडिशन एंड बिलीव्ड इन सुपरस्टिशंस। कब, 14वीं शताब्दी से पहले। फिर चेंजेस शुरुआत होती है। 14th सेंचुरी में क्या हुआ, जो स्कॉलर्स थे वो इटली से इंटरेस्ट इन एंशियंट ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट, किस में इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो ग्रीक और रोमन जो टेक्स्ट थे उनमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। दे स्टार्टेड स्टडिंग ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड ओल्ड नॉलेज। उन्होंने क्या, ह्यूमन लाइफ को स्टडी करना स्टार्ट किया, नेचर को स्टडी करना स्टार्ट किया, और ओल्ड लैंग्वेज जो नॉलेज थी उसको रीड करना स्टार्ट किया। फिर आता है रिवाइवल। 15th सेंचुरी में क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हो गई। अब क्या है, प्रिंटिंग प्रेस से बुक छपने लगी, और जितनी ज़्यादा बुक छपेंगी उतनी लोगों के पास जाएंगी, और जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएंगी लोगों को क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो नॉलेज कैसे एकदम से स्प्रेड होने लगी। फिर क्या है, ग्रोथ एंड स्प्रेड। 16th सेंचुरी में पीक आ जाता है। एक्सप्लोरेशन होते हैं, नए आइडियाज़, आर्ट्स, लिटरेचर एंड साइंस काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती है। रेनेसा जो है वो पूरे यूरोप में फैल जाता है इस टाइम पे। फिर आता है 16 से 17th सेंचुरी, जो इसका पीक माना जाता है। इंग्लैंड में क्या होता है, इट रीच इट्स पीक इन द एलिजाबेथन एज। बहुत सारे जो ग्रेट राइटर्स हैं जैसे शेक्सपियर वगैरह, इनके वर्क्स आते हैं। अब इसके देखो फीचर्स क्या हैं। ये ह्यूमैनिज्म पे फोकस करता है। मैन इज़ द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। पहले लोग किसको मान रहे थे, 14th सेंचुरी से पहले गॉड को सब कुछ मान रहे थे, लेकिन जो रेनेसा को आने के बाद में हम किसको मानने लगे कि ह्यूमन क्या है, सेंटर है हर चीज़ का। इंडिविजुअलिज्म पे फोकस होने लगा, फोकस ऑन इंडिविजुअल टैलेंट एंड फ्रीडम। लव ऑफ नेचर, नेचर वॉज एडमायर्ड एंड डिस्क्राइब ब्यूटीफुली। नेचर को काफ़ी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया जाने लगा। आर्ट एंड ब्यूटी, आर्ट, म्यूज़िक, पोएट्री एंड आर्किटेक्ट फ्लरिश्ड। जो एलिजाबेथन जो एज थी ना, उसमें आर्ट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी। साइंटिफिक स्पिरिट डेवलप हुई, क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन, रीजंस वर वैल्यूड। इनको वैल्यू दी जाने लगी। क्लासिकल इन्फ्लुएंस था, ग्रीक एंड रोमन जो लिटरेचर था ना, वो इन्फ्लुएंस करता था किसको, राइटर्स को। ये कहाँ की बात हो रही है, ये बात हो रही है अपने इंग्लैंड की, यानी इंग्लिश लिटरेचर की। इंग्लिश लिटरेचर पे किसका प्रभाव पड़ा है, रोमन लिटरेचर का, ग्रीक लिटरेचर का भी और रोमन का भी। देखो ये यहाँ से ग्रीस और ये यहाँ से रोम, ये दोनों लोग मिलके कहाँ पहुँचे, इंग्लैंड। अब देखो रेनेसा का मतलब समझ गए ना, रीबर्थ यानी पुनर्जागरण। मैन इसका सेंटर होता था। ह्यूमन लाइफ, इंटेलिजेंस एंड हैप्पीनेस यहाँ पे क्या होती थी, इम्पोर्टेंट होती थी। देखो इटली से कहाँ पहुँचा, फ्रांस, फ्रांस से पहुँचा इंग्लैंड, और फिर उसके बाद में रेस्ट ऑफ यूरोप में पहुँच जाता है। मिडिल एजेस हमने पढ़ लिया, चेंजेस शुरू हुए इटालियन से, जो ग्रीस, और ग्रीस से जो स्कॉलर थे वो इटली आए। फिर रिवाइवल होता है, कॉन्स्टेंटिनोपल का जो फॉल होता है। फिर प्रिंटिंग प्रेस का जन्म होता है, ग्रोथ और स्प्रेड होता है 16th सेंचुरी में पूरे यूरोप में, और पीक आता है 16th सेंचुरी में, जब इंग्लैंड में एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे क्या है, रेनेसा अपने पीक पर होता है। ड्रामा, पोइट्री, आर्ट और लिटरेचर बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं किस टाइम पे, इसी टाइम पे। देखो जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है ना 1453, जो तुर्क थे ना उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा किया, जो फिर ग्रीक स्कॉलर्स वहाँ से इटली भाग के आ गए और अपने साथ क्या लेकर आए, एंशियंट बुक्स लेकर आए। तो ग्रीक रोमन जो नॉलेज थी वो यहाँ डेवलप होने लगी। फिर ग्रीक रोमन लर्निंग, एरिस्टोटल, प्लेटो, सरको और जो दूसरे राइटर्स की जो राइटिंग्स थी ना, उनको दोबारा मतलब पढ़ी जाने लगी और उनकी स्टडी की गई। प्रिंटिंग प्रेस हमने पढ़ लिया। एक्सप्लोरेशन, जैसे कोलंबस, वास्को डी गामा, इन्होंने कई नए देशों को डिस्कवर किया। और ग्रोथ, जब ट्रेड बढ़ेगी तो क्या है, लोगों के पास में पैसा आएगा और लोग अमीर बनेंगे। ह्यूमैनिज्म यानी मैन को फोकस किया गया इंस्टीड ऑफ गॉड। ह्यूमैनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, लव फॉर नेचर, साइंस स्पिरिट। क्लासिकल इन्फ्लुएंस क्यों था, क्योंकि ग्रीक और रोमन आर्ट का लिटरेचर पे इन्फ्लुएंस था। आर्ट एंड ब्यूटी, मोनालिसा की पेंटिंग भी उसी टाइम की बनाई हुई है। सेक्युलर आउटलुक, लाइफ सिर्फ हेवन के लिए नहीं, अर्थली लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, यानी प्रैक्टिकल थिंकिंग को इम्पोर्टेंस दी गई। लिटरेचर पर क्या इफेक्ट पड़ा, देखो लिटरेचर रिलीजियस थीम्स
जो थी ना उनसे हट करके ह्यूमन इमोशंस, ब्यूटी, नेचर, एम्बिशन, ट्रेजेडी, इन पर लिखा गया। ड्रामा सबसे पॉपुलर हुआ इस टाइम पे। शेक्सपियर ने ड्रामाज लिखे थे, ट्रेजेडी लिखी थी। जो लैंग्वेज थी ना काफ़ी रिच हो गई थी, क्रिएटिव हो गई थी और एक्सप्रेसिव हुई। जो प्रोज और पोइट्री है ना दोनों में प्रोग्रेस हुई। किसमें प्रोज भी उतनी लिखी गई और पोइट्री भी उतनी लिखी गई। राइटर्स ने रियल लाइफ और ह्यूमन नेचर को क्या है ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया था इसमें। अब देखो फेमस राइटर कौन कौन से थे। विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी। रेनेसा का इम्पोर्टेंस क्या था कि जो अंधविश्वास और जो मिडिवल डार्कनेस से यूरोप 14th सेंचुरी से पहले जो डार्कनेस थी, गॉड मिस्ट और इनको मान रहे थे ना, अब क्या है वो इससे नॉलेज गेन करने के बाद में इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आने लगे। मॉडर्न यूरोप की फाउंडेशन यानी नींव रखता है। मॉडर्न यूरोप की साइंस, आर्ट, पॉलिटिक्स, लिटरेचर इन सब फील्ड में नई थिंकिंग आई और जो फ्रीडम, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स के जो आइडियाज़ को जन्म दिया। आज की जो मॉडर्न दुनिया है ना वो रेनेसा की ही देन है। रेनेसा वॉज अ पीरियड ऑफ रीबर्थ इन यूरोप when man's intellect, art, science and human spirit awakened after the long darkness of the Middle Ages. I hope ये क्लियर हुआ होगा पॉइंट। अब देखो इंग्लिश लिटरेचर, ये आपको थोड़ा दिक्कत करता है। ये ग्रीक, रोम, इटली, ये वाला मैंने आपको वहाँ मैप के थ्रू क्लियर कर दिया। देखो ये ग्रीस है, ये रोम है, ये यानी इटली, इटली की कैपिटल रोम, और ये क्या है इंग्लैंड। तो ग्रीक में जो भाषा बोली जाती थी वो कौन सी थी, ग्रीस, ठीक है। और इटालियन, इटली में इटालियन बोली जाती थी, इस तरीके से। तो देखो ग्रीस में, एंशियंट जो ग्रीस था ना ये बर्थ प्लेस माना जाता है किसका, फिलोसफी, ड्रामा, साइंस और आर्ट का। रोम में क्या हुआ, एंशियंट जो रोम है ना वो रोम अडॉप्ट करता है किसको, ग्रीक नॉलेज को। ग्रीक यहाँ से नॉलेज यहाँ आ जाती है। फिर इटली में क्या होता है, रेनेसा स्टार्ट होता है 14th सेंचुरी में, और इटालियन सिटी और स्टेट्स में यहाँ स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद में कहाँ, वो पूरे यूरोप में फैल जाता है इस तरीके से। देखो रेनेसा जो पीरियड है उसको एलिजाबेथन एज भी बोलते हैं। कब से स्टार्ट होता है, 1500 से लेके 1603 तक। रीबर्थ ऑफ लर्निंग, आर्ट एंड ह्यूमन स्पिरिट। क्वीन एलिजाबेथ का टाइम पीरियड होता है 1558 से 1603 तक। अब देखो इसमें क्या होता है, इंग्लैंड है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो अरमाडा का जो युद्ध होता है उसको, उसमें स्पेनिश जो होते हैं उनको डिफीट कर देता है। पीस, प्रॉस्पेरिटी और एक्सप्लोरेशन होता है। थिएटर्स बनाए जाते हैं इस टाइम पे। ह्यूमनिज्म एंड क्रिएटिविटी फ्लरिश होती है। अब इफ़ेक्ट इंग्लिश लिटरेचर पे क्या पड़े थे, ये गोल्डन एज माना जाता है इंग्लिश ड्रामा का। फोकस करता है ह्यूमन लाइफ, नेचर, लव, ब्यूटी, एडवेंचर। जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना काफ़ी रिच और पावरफुल इस टाइम पे हो गई थी। पहले जो अदर जो लैंग्वेजेस थी ना उनकी डोमिनेंस ज़्यादा थी, लेकिन अब क्या है, किसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज की। फेमस राइटर्स विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो एंड एडमंड स्पेंसर। तो यहाँ अपना रेनेसा ख़त्म होता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं हम जैकोबियन एज। देखो जैकोबियन एज कब से स्टार्ट होती है, 1603 से, यानी एलिजाबेथ की जो डेथ होती है उससे इसकी स्टार्ट हो जाती है 1603 से 1625 तक। ये डार्कनेस, फियर एंड पॉलिटिकल टेंशन की एज होती है। इसमें जो किंग बनता है, कौन बनता है, किंग जेम्स फर्स्ट। वो कब से कब तक रहता है, 1603 से 1625 तक। ये पॉलिटिकल टेंशन और फियर का टाइम होता है। विच क्राफ्ट, बिलीफ, कॉन्स्पिरेसीज, इसमें द गन पाउडर प्लॉट भी इसी के टाइम आता है। किंग जेम्स बाइबल 1611 में पब्लिश करता है। बाइबल 1611 में कौन पब्लिश करता है, किंग जेम्स। ये कन्फ्लिक्ट दिखाता है किसके, किंग और पार्लियामेंट के बीच में। इसको मैं अभी आगे डिस्कस करती हूँ आपको कैसे। इस जैकोबियन टाइम पे डार्क ट्रेजेडीज़, रिवेंज प्लेस लिखे गए। थीम्स ऑफ वॉयलेंस, बेट्रेयल एंड करप्शन की थीम्स को लिखा गया। लिटरेचर है ना काफ़ी सीरियस हो गया और कैसा हो गया, डार्क हो गया। अब इस टाइम के जो राइटर्स हैं, जॉन वेबस्टर, बेन जॉनसन और कुछ वर्क्स शेक्सपियर ने इस पीरियड में भी लिखे थे। तो अब जैकोबियन एज को डिस्कस करते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट पीरियड है उसे डिस्कस करते हैं, मेटाफिजिकल पीरियड। ये कब आया, 17th सेंचुरी, यानी 1600 से लेकर के 1700 तक। इसको द एज ऑफ इंटेलेक्ट, रीज़न एंड फिलोसॉफिकल पोइट्री बोला जाता है। देखो मेटाफिजिकल, मेटा मतलब बियॉन्ड,
फिजिकल का मतलब ये जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके बियॉन्ड जो जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में आएंगी, मेटा फिजिकल में। मेटा फिजिकल मीन्स गोइंग बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड डीपर ट्रूथ्स अबाउट लाइफ, लव, गॉड एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस. Let me change this. ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. टाइम पीरियड क्या है, 1600 से 1700. इसका मतलब है 17th सेंचुरीज का टाइम पीरियड है. दिस पीरियड कम्स आफ्टर रेनेसा और एलिजाबेथन एज एंड बिफोर द न्यू क्लासिकल एज. ये कब आता है, न्यू क्लासिकल से पहले आता है और जो एलिजाबेथन एज है उसके बाद में, इसके बीच में ये पीरियड पड़ता है. रेनेसा देखो कब से कब तक है, 1500 से 1600 तक. मेटाफिजिकल कब से कब तक है, 1600 से 1700. और न्यू क्लासिकल एज की कब से आती है, 1700 से 1800. अब देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं इसका. जो रेनेसा है ना, फोकस करता था किस पे, ब्यूटी, आर्ट एंड ह्यूमनिज्म पे. लेकिन 17th सेंचुरी में क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, साइंस, फिलोसफी एंड रिलीजन बिकेम सेंट्रल. अब तक तो ब्यूटी, आर्ट और ह्यूमनिज्म की बात हो रही थी, लेकिन 17th सेंचुरी में क्या हो गया, यानी बुद्धिमत्ता को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाने लगी. थिंकिंग, साइंस, फिलोसफी, इन सब चीज़ों की भरमार होने लगी. देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन. और ये हमेशा से कन्फ्लिक्ट रहा है किसके, साइंस और रिलीजन के बीच में, जो कि अभी तक चलता आ रहा है. तो उस टाइम पे क्या कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, किसके बीच में, साइंस और रिलीजन के बीच में. पॉलिटिकल इवेंट्स लाइक सिविल चर्च वॉर कब हुआ था, 1642 में. एंड द प्यूरिटन रूल क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ डाउट, सीरियसनेस एंड डीप थिंकिंग. और ये जो प्यूरिटन जो रूल था और जो सिविल वॉर था, इसने क्या किया, एक डाउट वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया और सीरियसनेस को क्रिएट किया, डीप थिंकिंग को भी इस टाइम पे क्रिएट कर दिया गया. अ टाइम ऑफ डाउट, कन्फ्लिक्ट एंड डीप फिलोसॉफिकल थॉट्स. अब ये डेवलप कहाँ पे हुआ, मेटाफिजिकल. इट मेनली डेवलप्ड इन इंग्लैंड. इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन. द मेजर पोइट्स वर इंग्लिश मैन, यानी अधिकतर कौन थे, ये इंग्लैंड से जुड़े हुए लोग थे. इंग्लैंड वॉज गोइंग थ्रू सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस चेंजेस विच इन्फ्लुएंस पोइट्री. क्योंकि देखो यहाँ पे जो ग्रीक और रोमन्स आए थे उनकी वजह से रेनेसा हुआ. रेनेसा की वजह से यहाँ सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस ये सब चेंजेस हो रहे थे. जो इंग्लैंड था वो डेवलप हो रहा था. विच इन्फ्लुएंस द पोइट्री, जिसकी वजह से क्या है, जो पोइट्री है ना वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई थी. अब इसके देखो कैरेक्टर्स क्या क्या है, फीचर देख लेते हैं अब इसके. इस एज के इसमें क्या है, इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल बातें होने लगी, यानी डीप थॉट, कंसर्न विद द फिलोसफी एरिस्टोटल, प्लेटो, इनकी जो फिलोसफी थी ना, इनको ये लोग रिवाइव करने लगे. रिलीजन पे बात करने लगे. लाइफ, डेथ, सोल, टाइम, डेस्टिनी, इन सब पे ये बातें करने लगे, यानी डीप थॉट इनके क्रिएट होने लगे. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थॉट, आइडियाज़ आर सटल, एब्स्ट्रैक्ट एंड डिफ़िकल्ट. पोइट्री इज़ मीन टू चैलेंज द इंटेलेक्ट. अब ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अपने जो थॉट्स हैं ना उनको कॉम्प्लेक्स करने लगे. एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाज़ थे उनको इंड्यूस करने लगे पोइट्री में, जो कि क्या है, एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था इनके लिए. यूज़ ऑफ कंसीट्स का यूज़ करने लगे थे. कंसीट का मतलब होता है दो अनलाइक चीज़ों में कंपेयर करना. इट मीन्स स्ट्राइकिंग एंड फार फैच कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, यानी दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं उनमें कंपेयर करना. इसका मैं आपको एग्जांपल अभी लास्ट में दूंगी. विट एंड पैराडॉक्स. विट एंड पैराडॉक्स का मतलब है क्लेवर, इग्नियस एक्सप्रेशंस को यूज़ करना. पैराडॉक्स, सीमिंग कॉन्ट्रडिक्शन, यानी विरोधाभासी जो सेंटेंस होते हैं उनको यूज़ करना. ब्लेंडिंग ऑफ पैशन एंड रीज़न. अब ये किसका मतलब मिक्स था, इमोशन यानी लव और पेन, इन दोनों का क्या था, मिक्स था. एक्सप्रेस थ्रू रीजन एंड इंटेलेक्ट. इसको किसके थ्रू एक्सप्रेस किया गया था, रीजन यानी तर्क के थ्रू और इंटेलेक्ट यानी बुद्धिमत्ता के थ्रू. रिलीजियस कंसर्न, जो स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फीलिंग थी ना, फेथ, गॉड, साल्वेशन, सिन, रिडेम्पशन, उनके ऊपर इनकी थीम्स बेस्ड थी. सिम्बोलिज्म का यूज़ किया गया, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस एंड इमेजेस यूज्ड एज अ सिंबल फॉर डीपर मीनिंग. डीपर मीनिंग को क्रिएट करने के लिए इन्होंने क्या है, सिम्बोलिज्म का यूज़ किया. शॉर्टर पोएम्स
मतलब मोस्ट पोएम्स और लिरिक्स, सोनेट्स, एलिजीज, ओड्स, इनका डेवलपमेंट हुआ। तो इस टाइम पे देखो जो इम्पोर्टेंट पोइट्स जो निकल के आते हैं वो हैं जॉन डन। इनका टाइम पीरियड है 1572 से 1631। ये क्या है, ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोइट हैं और ये अपनी पोएम्स के लिए जाने जाते हैं। और किसके लिए, होली सोनेट के लिए उन्होंने होली सोनेट्स लिखे थे। एंड सरबंस, इनका फेमस वर्क है द फ्ली, द कैनोनाइजेशन, द वैलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। फिर आते हैं जॉर्ज हर्बर्ट। ये क्या है, एक प्रीस्ट है और डिवोशनल पोइट थे। हिज पोइट्री इज़ काम, प्योर एंड डीपली रिलीजियस। इनके फेमस वर्क है द टेम्पल। याद रखना किसका है, जॉर्ज हर्बर्ट का। अदर पोइट्स जो कि इस पीरियड से बिलोंग करते हैं वो है एंड्रयू मार्वेल, रिचर्ड क्रेशो, हेनरी वोगन, अब्राहम काउले। अब देखो मेटाफिजिकल कंसीट क्या होता है। अ कंसीट इज़ एन एक्सटेंडेड मेटाफर। किसका प्रकार होता है, जो मेटाफर होता है, मेटाफर का मतलब होता है एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स। मेटाफर का मतलब होता है कंपेयर करना। जैसे देखो, एक होता है सिमिली, ठीक है, एक होता है मेटाफर। सिमिली बोलता है कि वह, मान के चलो, शी इज़ ब्यूटीफुल लाइक रोज़, ठीक है। अब उसको क्या है, एक रोज़ की तरह उसको कंपेयर कर रहे हैं कि वो रोज़ की तरह ब्यूटीफुल है। ये तो क्या हो गई, सिमिली यानी तुलना हो गई। मेटाफर होता है शी इज़ रोज़, यानी उसको क्या बोल दिया हमने, डायरेक्ट कंपेयर कर दिया कि वो क्या है, एक रोज़ है। वो रियल में रोज़ नहीं है लेकिन उसकी कंपैरिजन उससे किया गया इस तरीके से, इसको बोलते हैं मेटाफर। अब ये जो मेटाफिजिकल जो पोइट्री है इसमें क्या है कि इसको यूज़ किया जाता है, एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज़ किया जाता है। इन विच टू अनलाइक थिंग्स, यानी जो बिल्कुल विपरीत जो थिंग्स हैं उनका क्या है, कंपैरिजन किया जाता है इन अ क्लेवर एंड स्ट्राइकिंग वे। जैसे एग्जांपल जॉन डन के जो फ्ली है उसमें यूज़ करते हैं, द फ्ली इज़ यू एंड आई एंड दिस आर मैरिज बैड मैरिज टेम्पल इज़। इस तरीके से जब जो फ्ली है ना वो एक इंसेक्ट है, उसको कंपेयर किया जाता है किससे, मैरिज बैड से। इट इज़ अ बोल्ड एंड इंटेलेक्चुअल कंपैरिजन। अब देखो, एक इंसेक्ट का और मैरिज का जो बैड है उससे कंपेयर कर रहे हैं, यानी बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन। एग्जाम्पल्स ऑफ कंसीट्स, लव इज़ कंपेयर टू कंपास। जैसे कंपास से उसको लव को कंपेयर किया जाता है। टाइम इज़ कंपेयर टू अ थीफ, टाइम को चोर से कंपेयर किया जाता है। द हार्ट इज़ कंपेयर टू अ स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट, द सोल इज़ कंपेयर टू द सन। इस तरीके से क्या है, कंसीट्स का यहाँ पे यूज़ किया गया था। अब देखो इसकी थीम्स क्या क्या होती थी, स्पेशली लव थीम्स होती थी, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल लव, रिलीजन, फेथ, गॉड, सिन, साल्वेशन, रिडेम्पशन। लाइफ और डेथ के ऊपर इनकी थीम होती थी, मॉर्टेलिटी, सोल, आफ्टर लाइफ। टाइम, टाइम को क्या मानते थे, एज अ डिस्ट्रॉयर मानते थे, और टाइम को क्या मानते थे, इटर्निटी। मैन एंड नेचर, जो मैंस प्लेस इन द यूनिवर्स, यानी इंडिविजुअलिज्म को भी इन्होंने फोकस किया था। अब इनकी जो लैंग्वेज और स्टाइल होती थी ना वो कैसी होती थी, हाईली पोइटिक होती थी, फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ करते थे, मेटाफर्स का यूज़ करते थे, सिम्बली का यूज़ करते थे, सिम्बल्स का यूज़ करते थे। डिफ़िकल्ट एंड इंटेलेक्चुअल वोकैब, मतलब काफ़ी हैवी वोकैब को यूज़ किया जाता था यहाँ पे, या इन्वर्जन का यूज़ किया जाता था, जो नेचुरल ऑर्डर है ना वर्ड का उसे चेंज कर देते थे। एपिग्रामेटिक स्टाइल है, शॉर्ट, क्लेवर और फोर्सफुल एक्सप्रेशंस को यहाँ यूज़ किया गया। अब रेनेसा और मेटाफिजिकल में देखो डिफरेंस क्या था। जो रेनेसा था ना वो नेचर, ब्यूटी, ह्यूमनिज्म पे फोकस करता था। मेटाफिजिकल इंटेलेक्ट, फिलोसफी, रिलीजन, इस पे फोकस करता है। रेनेसा की जो लैंग्वेज होती थी सिंपल और नेचुरल होती थी, लेकिन इसकी कैसी है, कॉम्प्लेक्स और इंटेलेक्चुअल है। रेनेसा इमोशन और इमेजिनेशन पे फोकस करता है, ये रीज़न एंड एनालिसिस पे। यूज़ ऑफ सिंपल मेटाफर्स, यहाँ पे स्ट्राइकिंग, यहाँ पे मेटाफर्स का सिंपल यूज़ किया जाता था, और यहाँ पे क्या है, कंसीट्स का यूज़ किया जाता है। ये लाइफ अफर्मिंग है, ये सीरियस मेडिटेटिव टोन में लिखा जाता था। अब ये पीरियड है ना इम्पोर्टेंट क्यों था, इट इज़ डेवलप्ड अ न्यू टाइप ऑफ पोइट्री बेस्ड ऑन इंटेलेक्ट, यानी बुद्धिमत्ता के बेसिस पे जो एक नई टाइप की पोइट्री निकल के आई थी। ये इन्फ्लुएंस कर दी थी लेटर राइटर जैसे ड्राइडन, पोप एंड न्यू क्लासिकल पोइट को इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था इस तरह की पोइट्री ने। इट इंट्रोड्यूस डीप फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस थिंकिंग इन इंग्लिश पोइट्री। अब इंग्लिश पोइट्री के अंदर है ना ये जो डीप फिलोसॉफिकल
जो दार्शनिक जो बातें थी और जो थॉट्स थे उनको इंड्यूस किया, रिलीजियस थिंकिंग को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इट शेप्ड मेटाफर्स एंड पोएटिक टेक्निक्स फॉर फ्यूचर लिटरेचर। अब फ्यूचर में जो लोग लिटरेचर लिखने वाले थे ना, उनके लिए मेटाफर्स और ये जो पोएटिक टेक्निक्स हैं इनको भी क्या इन्होंने डेवलप किया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। देखो, जॉन डन का वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग का एक इन्होंने जो कंसीड यहाँ यूज़ किया, आर टू सोल्स देयर फोर विच आर वन, दो आई मस्ट गो एंड्योर नॉट येट अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशन लाइक गोल्ड टू एयरी थिनेस्ट बीट। इसका मतलब क्या है, जो सोल है ना ऑफ द लवर्स आर वन, यानी जो सोल्स है ना, दो लवर हैं, उनकी सोल कैसी है, एक है। डिस्टेंस डज नॉट सेपरेट देम, और जो दूरी है ना उनको क्या है, सेपरेट नहीं कर सकती। लाइक गोल्ड बीटन इनटू थिन लीव्स, यानी जो गोल्ड होता है ना उसको बीट कर करके बिल्कुल पतला तार बना दिया जा सकता है। देयर कनेक्शन बिकम एवर इवन वाइडर, और अगर इस तरीके से किया जाएगा तो उनका जो कनेक्शन है ना वो क्या होगा, वाइडर ही होगा, मतलब बढ़ता ही जाएगा। अब देखो की पॉइंट्स, ये पीरियड 16 से 17 सेंचुरी में हुआ, इंग्लैंड में डेवलप होता है। नेचर इसका कैसा है, इंटेलेक्चुअल है, फिलोसॉफिकल है और रिलीजियस है। मेन डिवाइसेस में क्या, कंसीट का यूज़ किया जाता है, पैराडॉक्स का यानी विरोधाभास, जो कॉन्ट्रेरी जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। सिम्बोलिज्म का यूज़ किया गया है, विट यानी बुद्धिमत्ता, इसको विट को क्या बोलते हैं, मतलब नॉलेज, विजडम, इसको यूज़ किया गया है। मेजर पॉइंट्स कौन थे, कौन कौन है, जॉन डन है, जॉर्ज हर्बर्ट है। मेजर थीम्स क्या क्या है, लव, रिलीजन, लाइफ, डेथ, टाइम। इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रॉड, ये क्या लेके आए थे, डेप्थ लेके आए थे, थॉट एंड इंटेलेक्चुअलिज्म इनटू इंग्लिश पोइट्री। अब देखो, द मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ द एज ऑफ इंटेलेक्ट एंड डीप थॉट, वेयर पोइट यूज रीजन, कंसीट्स एंड सिम्बल्स टू एक्सप्लोर लव, रिलीजन, लाइफ, टाइम एंड मिस्ट्रीज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। यानी जो मेटा का मतलब क्या हो गया, बियॉन्ड फिजिकल, और डेप्थ लेके आए थे पोइट्री में। ये इस तरीके से आपका ये मेटाफिजिकल पीरियड कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। और आपका ये छोटा सा स्टेप मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा और मुझे काफ़ी मोटिवेट भी करेगा। ये जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट बिलो करना, डजेंट मैटर, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी, और कुछ मिस्टेक्स होंगी तो आई विल इम्प्रूव दैम। थैंक यू सो मच।